हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी आईक्यू। आज है 9 जुलाई 2020 और 9 जुलाई 2020 के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन है हम उन सब के बारे में डिटेल के अंदर इस लेक्चर के अंदर आप क्या करेंगे उसको कवर करेंगे। और जितने भी न्यू अपॉइंटमेंट हैं इसके अलावा खेल जगत से है, क्योंकि जो डिटेल्स वगैरह हैं वो सब इसमें डिटेल के अंदर हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का पहला गोल्डन प्लेटलेट होटल क्या नाम है? डाल्चे हनोई गोल्डन लेक कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? अभी यानी बनकर तैयार हुआ यानी शुरू किया गया है। तो यह दुनिया का पहला होटल है जिसमें के अंदर क्या है, गोल्डन प्लेट यानी सोने की क्या लगी है, प्लेटें लगी हुई है पूरे किसके अंदर, इस संपूर्ण होटल के अंदर। जैसे बाथ टब हो गया, जैसे बाथरूम हो गया, इसके अलावा हॉल हो गए, किचन हो गए, जैसे वही खाने के बर्तन हो गए, तो इसे प्लेट्स हो गई, कप हो गए, कॉफ़ी के कप हो गए। तो ये सब क्या है, यहाँ पे क्या है, प्लेट किसी लगी है, सोने की लगी, गोल्डन प्लेट लगी हुई है। तो इसका नाम क्या है, डोल्चे हनोई गोल्डन लेक। तो यहाँ पे जैसे जब भी नाम पूछता है भाई डोल्चे हनोई गोल्डन लेक कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है, तो सीधा सीधा मतलब निकलता है भाई हनोई कहाँ पे है, हनोई है वियतनाम के अंदर का है। हनोई कहाँ पे है, वियतनाम, और वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई है। तो वियतनाम की जो राजधानी है हनोई, वहाँ पे ये डाल्चे हनोई गोल्डन लेक जो है, गोल्डन प्लेटलेट होटल है, वो बनकर तैयार हो गया है। अब इसकी जो मेन खासियत क्या है कि यहाँ पे ये जो गोल्डन है, तो यहाँ पे है गोल्डन की दीवारें नहीं है, क्या है, सोने की जो परत चढ़ाई गई है, क्या है, सोने की जो गोल्ड है उसकी परतें चढ़ाई गई है किसके ऊपर, इस होटल के ऊपर। यानी जो इनके यहाँ पर जो मेन गेट है वहाँ से लेकर संपूर्ण क्या है, संपूर्ण जो होटल है उसके अंदर क्या चढ़ाई गई है, सोने की प्लेटें चढ़ाई गई है। तो यह पहला होटल है दुनिया का जो ऐसा बनकर तैयार हुआ है। और इसको कितनी लागत आई इसकी, 20 करोड़ डॉलर की क्या है इसकी लागत आई है, 20 करोड़ डॉलर की क्या है लागत आई है। और 2021 तक इसको संपूर्ण रूप से चालू होने के क्या है, इसके चांसेस लग रहे हैं। और इसको बनाया किसने है, इसको बनाया किसने है, तो यहाँ के जो वियतनाम के जो बिन समूह है, क्या है, बिन ग्रुप है, क्या है, बिन ग्रुप के जो चेयरमैन है उन्होंने इसको क्या है, बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस के बाद किस देश में ब्यूबोनिक प्लेग ब्लैक डेथ तेजी से फैल रहा है? यानी अभी जो नाम दिया गया वो क्या है, ब्यूबोनिक प्लेग, और जो पहले का नाम था कि इसको 40 के दशक में या 50 के दशक में इसको क्या होता है, ब्लैक डेथ के नाम से जाना, जब इसकी क्या है, संपूर्ण सूचना नहीं प्राप्त होती थी, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, ब्लैक डेथ। यानी यदि किसी को व्यक्ति को हो जाता है तो उसकी मौत क्या है, निश्चित है, क्या है, उसकी मौत निश्चित है, यानी कोई पता नहीं चलता है कि क्या है कि किस वजह से उसकी मृत्यु हुई है, तो इसको बोलते हैं ब्लैक डेथ, पहले बोला जाता था। तो यह कौन सा देश है, चीन। यानी कोरोना, पहले कोरोना वायरस, उसके बाद में क्या है, ब्यूबोनिक प्लेग है। ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि यदि किसी व्यक्ति को हो जाती है तो उसकी मौत, ये मान लो 100%, ना ही कोई इसका इलाज मिल रहा है, ना ही कोई इसका रोकने के उपाय मिल रहे हैं। तो ये क्या है, इसके संक्रमण के क्या है, निश्चित 100% मृत्यु के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा ये पाया कहाँ गया, उत्तरी चीन है, क्या है, उत्तरी जो चीन है वहाँ के उस उत्तरी चीन के जो राज्य है उसके अंदर क्या बताया है, उसमें पाया गया है। और ये किन किन जानवरों में पाया जाता है, किन किन जानवरों में पाया जाता है, ये जैसे चूहे हो गए, क्या हो गए, चूहे हो गए, खरगोश हो गए, क्या हो गए, खरगोश हो गए, और इसके अलावा जो गिलहरियाँ हैं, क्या है, जो गिलहरियाँ हैं, तो इन सब में क्या बताया है, यह वायरस पाया जा रहा है। इसके साथ में जो इसके अभी तक जो चाइना के अंदर जितने भी मामले आए हैं अभी तक, 2015 से लेकर 2020 तक अभी तक कितने मामले आए हैं यहाँ पे, 26 मामले चाइना के अंदर आ चुके हैं। और 26 मामलों में 11 व्यक्तियों की अब तक क्या हो चुकी है, डेथ भी हो चुकी है। यानी 26 मामलों में अब तक 11 व्यक्तियों की डेथ हो चुकी है, और ना ही इसे कोई रोकने के उपाय मिल रहे हैं। और इसका जो संक्रमण है वो भी क्या है, बहुत फास्ट होता है, यानी हर जगह इसका संक्रमण क्या होता है, आसानी से देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार के द्वारा बेरोजगारों के लिए महाजॉब पोर्टल की क्या कही शुरुआत की गई है? अभी हरियाणा सरकार ने क्या कहता है, 75% क्या कहता है, लोकल बॉयज को क्या कहता है, इंडस्ट्री के अंदर क्या देता है, जॉब प्रोवाइड करवाने का क्या कहता है, आदेश पारित कर दिया था। अभी इसके बाद में क्या कहते हैं, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने क्या किया, एक महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया है। इसके अंदर वही व्यक्ति महाजॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कि क्या है, महाराष्ट्र के क्या है, लोकल है।
महाराष्ट्र के क्या है, लोकल है, जिनके पास में क्या है, महाराष्ट्र का मूल निवास प्रमाण पत्र है, क्या है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, वो ही लोग इसमें कहते हैं इस पोर्टल के ऊपर जाके अप्लाई कर सकते हैं और जॉब के लिए क्या कहते हैं सुचारू रूप से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जॉब जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, हर क्षेत्र के अंदर क्या है, हर क्षेत्र के अंदर यानी प्रत्येक क्षेत्र के खाई काटने का काम करेगा और इंडस्ट्री का करेगा, एक तरह से आर्थिक उबारने की कोशिश में करेगा, क्या करेगा, आर्थिक क्षेत्र में क्या करेगा, उबारने की कोशिश करेगा। तो ये कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया है, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। और इसमें क्या होगा, 17 जो आर्थिक क्षेत्र है, जो महाजो पोर्टल है सॉरी, महाजो पोर्टल है वो क्या है, 17 जो आर्थिक क्षेत्र है उसमें क्या आएगा, 17 आर्थिक क्षेत्र, उनमें 950 तरह की क्या है जो जॉब्स है, क्या है, 950 तरह की जो प्रोवाइड जॉब्स हैं उनके अंदर क्या जाएगा, इसमें चयन किया जाएगा, क्या जाएगा, चयन किया जाएगा। और इसको जो डेवलप किया है वो किसने किया है, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम ने क्या किया है, इसको डेवलप किया है, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम ने क्या किया है, डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की कौन सी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने पहली एंटी बैक्टीरियल टेंट क्या है, विकसित किया है। अपने देश की पहली ऑर्डिनेंस यानी आयुध क्या है, आयुध विज्ञान केंद्र है, जो आयुध विज्ञान जो फैक्ट्री है, क्या है, आयुध विज्ञान फैक्ट्री है, उसमें क्या पहला एंटी बैक्टीरियल टेंट विकसित किया है। इस टेंट में क्या करेगा, अभी जो कोविड-19 की वजह से क्या प्रॉब्लम चल रही है, हॉस्पिटलों के अंदर जो पेशेंट्स हैं उनके लिए क्या करें, बेड नहीं मिल पा रहे हैं, इस वजह से जो आयुध ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसने क्या किया है, एक ऐसा एंटीबैक्टीरियल टेंट विकसित किया है जो क्या है 4 मीटर चौड़ा और 2 मीटर क्या है लंबा है, 4 मीटर चौड़ा व 2 मीटर लंबा, क्या है उल्टा बोल दिया मैंने भाई, 4 मीटर तो लंबा है और 2 मीटर चौड़ा है, क्या है, 2 मीटर विड्थ है इसकी और 4 मीटर लॉन्ग है। तो ये टेंट क्या है, कानपुर की आईआईटी है, क्या है, कानपुर आईआईटी नहीं, कानपुर आयुध विज्ञान फैक्ट्री जो ऑर्डिनेंस कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसने क्या करता है, इसको विकसित किया। और इसकी जो मेन खासियत वो क्या है, ये ना तो टेंट है तो सीधी सी बात अभी पानी जाएगा, तो ना तो इसमें पानी जा सकता है, ना तो पानी जा सकता है, और इसकी जो टेंट का जो अंदर का जो टेम्परेचर उसको जो बाहर का जो टेम्परेचर उससे 7 से 10 डिग्री हम क्या कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। और ये क्या है, एक एंटी बैक्टीरियल, यानी इसके अंदर क्या है सब कुछ सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि जो बैक्टीरियल है उसके क्या है सैनिटाइज की व्यवस्था भी मिलेगी, इसके साथ में सैनिटाइज की व्यवस्था भी मिलेगी, इसके साथ में टेम्परेचर भी कम होगा और इनमें सुरक्षित व्यवस्था भी रखी जा सके। और इसके अंदर 2 व्यक्तियों को यानी 2 पेशेंटों को रखने का क्या मिलेगा, आसानी से सुविधा मिल जाएंगी। यानी इसको इसलिए विकसित किया गया है कि भाई टेंट जैसे हॉस्पिटल वहाँ पर जगह नहीं मिल रही, तो जो खाली इलाका पड़ा गया है, जो हॉस्पिटल के बाहर जो क्षेत्र है, यानी जो लैंड्स पड़ी हुई ये गार्डन है, पार्क है, उनके अंदर इनको क्या जाएगा, लगाया जाएगा, जिससे जो बाहर के अदर पेशेंट्स हैं उनको क्या आसानी से देखभाल किया जाए और उनकी ट्रीटमेंट किया जा सके, इसका मेन उद्देश्य। और इनको जो सूचना प्रोवाइड कर कुछ ने प्रोवाइड किया, आयुध विज्ञान फैक्ट्री के जो महानिदेशक हैं ओईएफ के जो महानिदेशक हैं श्री DC श्रीवास्तव। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हो जाता है, आयुध ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के महानिदेशक कौन है, OEC के महानिदेशक कौन है, महाप्रबंधक कौन है, तो क्या है DC श्रीवास्तव, क्या है DC श्रीवास्तव, क्या है महाप्रबंधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण IFSCA इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसे मनोनीत किया गया। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, ये डायरेक्टली मैंने हिंदी के अंदर लिख दिया है। तो ये आएगा जो अब की बार पहली बार देश के अंदर, हमारे देश के अंदर क्या किया गया है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण है इसको क्या कहते हैं बनाया गया, और इसका पहला अध्यक्ष कौन है, NJT श्रीनिवास जी को बनाया गया है। और ये कौन से है, 1983 बैच के क्या है IAS अधिकारी, क्या है IAS अधिकारी है, 1983 बैच के IAS अधिकारी है। और जो IFSCA का निर्माण है, IFSCA का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण है, उसका क्या किया गया है, निर्माण कब किया गया था, 27 अप्रैल, क्या है अभी किया गया है, 27 अप्रैल 2020 को इसका क्या किया गया है, निर्माण किया गया है, जो कि किसमें काम करेगा, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है, क्या है जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है उनके लिए क्या करेगा, ये हेल्पफुल यानी उनके लिए काम करेगा और उनकी गाइडलाइन प्रोवाइड करवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट भाई,
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हाल ही के अंदर हरीश शाह का निधन हुआ, वो किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? अभी इससे पहले क्या हुआ था, सरोज खान का निधन हुआ था। सरोज खान किस सिनेमा में थे? कोरियोग्राफर थे। और तीन अभिनेता थे, कौन कौन से? एक तो कौन हो गया, इरफान खान हो गया, सुशांत सिंह राजपूत हो गया और ऋषि कपूर जी हो गए। तीन अभिनेता थे, उनका निधन हो गया। और अब क्या हुआ, हरीश शाह का निधन भी हो गया है। तो वो किस क्षेत्र से संबंध थे? ये एक क्या थे, फिल्मकार थे, क्या थे, फिल्म प्रोड्यूसर थे, जो कि क्या थे, फिल्में बनाए थे। और इनका क्या हुआ, 76 साल की उम्र में क्या हो गया, अभी निधन हो गया। और इनका क्या है, ये गले में कैंसर होने की वजह से, गले में कैंसर से पीड़ित थे, इस वजह से इनका 76 साल की उम्र में निधन हुआ। और इन्होंने जो अपना फिल्मी कैरियर शुरुआत किया था, वो क्या था, 1972 से, क्या है, सन 1972 में इन्होंने अपना फिल्मी कैरियर शुरुआत किया था। किसकी फिल्म के साथ में? राजेश खन्ना जी की फिल्म थी मेरे जीवन साथी, क्या है, मेरे जीवन साथी से फिल्म का कैरियर की शुरुआत की थी। इसके अलावा इन्होंने बड़े बड़े जो अभिनेता हैं, उन सभी के साथ में क्या था, काम किया था और फिल्म इंडस्ट्री के लिए आगे कदम बढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले देशी या विदेशी प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण अवधि अब कितने साल की होगी? तो अब जो खेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, क्या खेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने क्या कहते हैं, घोषणा कर दी है कि अब यदि कोई भी खिलाड़ी को कोई प्रशिक्षण या देशी या विदेशी अपॉइंटमेंट किया जाता था, उसको 4 साल से पहले उसको निष्कासित नहीं किया जाएगा, उसको सेवा मुक्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे कोई अपॉइंटमेंट होता है, जैसे कोई टूर्नामेंट खत्म होता है, तो उसको क्या कहते हैं, वहाँ से निकाल देते हैं, यानी उसका उनका अनुबंध क्या है, समाप्त हो जाता है। पहले 2 या 3 साल के लिए, 1 साल के लिए भी अनुबंध करते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या होती है, जो खिलाड़ी था उसको सही तरीके से जो प्रशिक्षण है वो नहीं मिल पाया था, और वो एक बार जैसे ढल जाता है तो उसके बाद में क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। अब भारतीय खेल प्राधिकरण ने ये नियम लागू कर दिया है। हमारे जो खेल मंत्री किरण रिजिजू, उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि अब सभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन सुधारने के लिए प्रत्येक कोच की, यानी प्रशिक्षक की 4 साल की अवधि क्या कर दी, फिक्स कर दी। यानी जब तक टूर्नामेंट, यानी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो टूर्नामेंट होता है, उनसे पहले ना ही इसको क्या बनेगा, उनको जो सेवा है उस सेवा से मुक्त नहीं किया जाएगा। जिससे क्या होगा, खिलाड़ियों के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग आती है कोच और खिलाड़ियों के बीच में, उसमें क्या होगा, बढ़ोतरी होगी। इसके साथ में खिलाड़ियों का जो खेल प्रशिक्षण है उसमें भी क्या होगा, सुधार होगा। जिससे क्या होगा, देश के अंदर क्या होगा, उनमें सुधार आएगा, और देश के अंदर क्या होगा, अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकल कर आएंगे, और बेनिफिट भी खिलाड़ियों को मिलेगा मैक्सिमम से मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही के अंदर क्या कर दिया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका किस दिन से पूर्ण रूप से हट जाएगा? अभी हाल ही के अंदर विश्व स्वास्थ्य संगठन को क्या कर दिया है, अमेरिका ने क्या किया है, एक लेटर भेजा। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन के जितने भी जो कार्य नियम है, उन सब से क्या करता है, अपना देश है वो अपने सभी जो नियम नियमावली है उनसे क्या करता है, अपना रिजाइन देता है, यानी हटता है। तो इसका कौन से देश ने क्या है, अमेरिका ने क्या है। और यह पूर्ण रूप से कब हट जाएगा? तो यह जो लेटर भेजा है वो कितनी जुलाई को भेजा है, 7 जुलाई को ये लेटर भेजा था, है ना। 7 जुलाई 2020 को यह लेटर भेजा है किसने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने। बट जो इनका पूर्ण रूप से जो पूर्ण रूप से क्या था है, हटेंगे, वो क्या करेंगे, 1 साल के बाद हटाया जाएगा। यानी 6 जुलाई 2021 के बाद में विश्व स्वास्थ्य संगठन में से कोई भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, और ना ही उनमें कोई होगा, अधिकार नहीं होगा किसका, इसका अमेरिका का कोई भी अधिकार नहीं होगा। क्योंकि अमेरिका ने हटने का फैसला क्यों किया, क्योंकि अमेरिका 450 करोड़ डॉलर देता था किसको, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। बट जबकि क्या है, जो चीन है वो कहता था 40 करोड़ डॉलर क्या देता था, इसको फंडिंग करता था। फिर भी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसका, उसके ऊपर आधिपत्य किसका हो रहा था अभी, कोरोना वायरस की वजह से चाइना का आधिपत्य हो रहा था। इस वजह से अमेरिका ने इसके ऊपर क्या कर दिया, विश्व स्वास्थ्य संगठन से क्या करना है, हटने का निर्णय ले लिया है। क्या लिया, हटने का निर्णय ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमामि गंगे मिशन के तहत दूसरी राष्ट्रीय गंगा, यानी सेकंड नेशनल गंगा रिवर बेसिन परियोजना के लिए विश्व बैंक भारत को कितने करोड़ डॉलर देगा? तो विश्व बैंक है, नमामि गंगे मिशन के तहत में क्या देगा, 40 करोड़ डॉलर का फंडिंग करेगा। जिससे क्या होगा, 40 करोड़ डॉलर की फंडिंग करेगा, उसके अंतर्गत क्या होगा, जो गंगा नदी है हमारी, क्या है, गंगा नदी है, उसमें जो प्रदूषण है, क्या जल प्रदूषण है, उसको क्या करेगा, दुरुस्त करने के, यानी ठीक करने की कोशिश करेगा। उसके अलावा प्रदूषण को कम करने की कोशिश करेंगे, और प्रबंधन को क्या करेंगे, प्रबंधन को भी क्या करेंगे, मजबूत करेंगे, क्या है, प्रबंधन को मजबूत करेंगे। जिससे क्या होगा, नदी का जो पानी है उसमें जो साफ सफाई हो, उसके अलावा प्रदूषण मुक्त हो, और पर्यटन को भी यहाँ पे बढ़ावा मिले। तो यह क्या है, 40 करोड़ डॉलर। देखना भाई यहाँ पे क्या है, 40 करोड़ डॉलर है, और जब इसको रुपए के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 3023 करोड़ रुपए आएगा। क्या आएगा, 3023 करोड़ रुपए इसका क्या होगा, अनुमानित राशि आएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को टोरंटो फिल्म फेस्टिवल के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो आप भारतीय जो अभिनेत्री कौन है? प्रियंका चोपड़ा जी को क्या कर दिया है इन्होंने? ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और अभी इन्होंने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल उसमें क्या कहते हैं 50 व्यक्तियों को क्या क्या है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। क्या है? ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर इनको क्या कहते हैं बुलाया गया है फंक्शन के अंदर। इसके अलावा भारतीय जो फिल्म राइटर है क्या है फिल्म डायरेक्टर है क्या अनुराग कश्यप, फिल्म डायरेक्टर क्या है अनुराग कश्यप जी को भी क्या कहते हैं उन्होंने कश्यप जी को क्या कहा उन्होंने जो ब्रांड एम्बेसडर वो नियुक्त किया है और उनको बुलाया है फिल्म फेस्टिवल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में अपने देश कौन से स्थान पर रहा? अभी जारी विश्व के अंदर क्या है वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक जारी हुआ था, उसके अंदर देश का अपना भारतीय देश का कौन सा स्थान रहा था? हमारे देश का कौन सा स्थान रहा है? 34वां स्थान रहा है। कितने देशों में से? भारत का यह स्थान 99 देशों में से कौन सा रहा है? 34वां स्थान रहा है। अभी 34वां स्थान है तो पिछले साल के कंपेरिजन में क्या है एक स्थान का सुधार हुआ है। पिछले साल क्या था 35वां स्थान था और अब क्या है 34वां स्थान है। और जो वैश्विक रियल एस्टेट की जो पारदर्शिता सूचकांक की जो रिपोर्ट जारी होती है वो प्रत्येक 2 साल के बाद में जारी होते हैं। तो लास्ट कब हुई थी? 2018 के अंदर भारत का कौन सा स्थान था? 35वां था। 2020 के अंदर कौन सा 34वां था। तो इसलिए कहा था प्रत्येक 2 साल के अंदर इसकी लिस्ट जारी होते हैं और उसमें पता लगाया जाता है। इसके साथ में इसके अलावा जो इसमें जो जुड़े हुए हैं क्या कि जो वैश्विक रियल एस्टेट है इसमें कौन कौन से आता है? जैसे बाजार से जुड़े बेहतर आंकड़े हो गए, हरित पहल हो गए, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है देश के रैंकिंग जारी करता है, प्रत्येक देश की रैंकिंग जारी करता है भाई, जिसमें क्या होता है सूटेबिलिटी क्या होती है सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग यानी रियल एस्टेट के अंदर जैसे जैसे जो मकान बनते हैं फ्लैट्स वगैरह हो गए डुप्लेक्स वगैरह हो गए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई व्यवस्था हो गई। तो इसमें क्या कहता है उनको बनाने के लिए बड़ी कोई कंपनी बनाती है तो उनको जो पासिंग होती है क्या होती है उनके जो अधिनियम है यानी उनको जो पास करवाने के लिए जो रूल रेगुलेशन है उनके अंदर इजीली के साथ में कौन सा देश कितना जल्दी उसको क्या कहता है पास करता है अधिनियम को, इसलिए क्या कहता है इनकी रैंकिंग जारी होती है। तो इसके ऊपर जो टॉप पर है पहला क्वेश्चन क्या होता है भाई टॉप पे किस देश ने टॉप किया है, किस देश ने इसको टॉप किया है? तो कौन से देश ने टॉप किया है? तो यहाँ पे जो अमेरिका है क्या है अमेरिका है उसने क्या कर दिया है टॉप किया है। अमेरिका ने टॉप किया है। उसके बाद में क्या आता है ऑस्ट्रेलिया आता है। क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया आता है सबसे टॉप पर अमेरिका, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिर कौन आता है फ्रांस आता है और फिर क्या आता है कनाडा आता है। तो ये 4 देश टॉप 5 के अंदर आते हैं। इसके अलावा भारत है वो 34वें स्थान पर है। भारत के जो पड़ोसी देश है कौन से है पड़ोसी देश है जैसे चीन हो गया, चीन कौन से स्थान पर 32वें स्थान पर है। और जो श्रीलंका है वो कौन से स्थान पर आता है? श्रीलंका आएगा 65 स्थान पर श्रीलंका है। और जो पाकिस्तान है उसकी हालत थोड़ी ख़राब है तो वो कौन से स्थान पर है? 73वें स्थान पर कहाँ है? पाकिस्तान है। तो देखो भाई 32वें स्थान पर चीन है, 34वें पर भारत है और 65वें पे कौन है? श्रीलंका है। और पाकिस्तान कौन सा है? 73वें स्थान पर क्या है? पाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे के द्वारा नेट जीरो कार्बन एमिशन को प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक का रखा है? तो भारतीय रेलवे ने क्या कर दिया है कार्बन एमिशन को जीरो करने का जो लक्ष्य रखा है वो क्या कर दिया है 2030 तक का रखा है। क्योंकि भारतीय रेलवे के द्वारा 2030 से पहले पहले जो अपनी जो आपूर्ति है क्या है बिजली की जो आपूर्ति है वो स्वयं अपने आप करेगा। क्या करेगा? अपने आप करेगा। अभी भारतीय रेलवे का क्या है कुछ रेलवे स्टेशनों पर क्या कर दिया है उन्होंने बिजली आपूर्ति के लिए कहते हैं वहाँ पे सोलर प्लेट लगाई है। क्या है? सोलर सिस्टम लगाया है और वहाँ की जो स्टेशन की जो बिजली आपूर्ति है उन सोलर सिस्टम के द्वारा आपूर्ति की जा रही है, जिससे क्या होगा बर्डन कम होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बर्डन जो कम होता है। इसके अलावा जो एमिशन है क्या है कार्बन एमिशन है वो भी क्या होता है कम होता है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से जब जितनी प्रोड्यूस होगी उससे क्या होगा कार्बन एमिशन नहीं होगा। क्योंकि अब जो रेलवे चलते हैं वो क्या होते हैं डीजल से चलते हैं। कहते हैं डीजल से चलती हैं या कुछ इंजन है जो क्या है भाप के इंजन भी है क्या है कोयले से भी चलते हैं। भाप के इंजन नहीं, कुछ इंजन क्या है कोयले से चलते हैं, कुछ इंजन क्या है जो डीजल से चलते हैं। इस वजह से कार्बन एमिशन क्या हो रहा है बढ़ रहा है। अब रेलवे ने क्या घोषणा की है कि रेलवे के द्वारा जो रेलवे की जो खाली ज़मीन है क्या है रेलवे की जो खाली ज़मीन है वहाँ पे क्या लगाएंगे सोलर पैनल लगाए जाएंगे। उनसे क्या होगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। यह जो सोलर पैनल है वो किनके साथ में मिलकर जो भारतीय कंपनी है कौन सी है भेल है। क्या है? भेल के साथ इंडियन रेलवे मिलकर क्या करेगा ये सोलर प्लेट्स लगाएगा, सोलर प्लांट लगाएगा। और जो कहाँ पे लगाएगा ये अपनी जो रेलवे की जो खाली ज़मीन है लैंड है खाली लैंड है उसके ऊपर लगाएगा। जिससे क्या होगा 2030 तक का लक्ष्य रखा है कि रेलवे 0% कार्बन एमिशन पैदा हो और हमेशा क्या है जो रेलवे की जो बिजली आपूर्ति है वो खुद अपनी आपूर्ति पूरी
कर ले। और इसमें जो सोलर प्लेट है उसमें अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या होगी, डीसी से डायरेक्टली क्या होता है, एसी के अंदर प्रोड्यूस की जाएगी। डीसी को पहले डीसी आएगी, फिर उसके बाद में डायरेक्टली इसको क्या होगा, एसी के अंदर कन्वर्ट करके इसको उपयोग में लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य, क्या है, देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में क्या कर दिया, अपग्रेड किया जाएगा। तो कौन सा राज्य जिसके अंदर ये किया जाएगा, यह असम राज्य है। तो क्या है, असम राज्य सरकार ने क्या कर दिया, इसको घोषणा कर दिया कि जो देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य उसको क्या कर जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान में क्या करेगा, विकसित करेगा। और जो ये जो अभ्यारण्य है वो किसके अंदर है, तो ये क्या है, देहिंग देहिंग पटकाई जो एलिफेंट रिजर्व है, देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व पार्क है, उसके अंदर क्या है, रिजर्व पार्क है, उसके अंदर ये क्या पड़ता है, ये देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है। और जो इसका एरिया वो कितना है, क्या है, 42 क्या है, 42 वर्ग किलोमीटर, क्या है, 42 वर्ग किलोमीटर समथिंग, नहीं 42 नहीं, 112 वर्ग किलोमीटर, 42 नहीं 112 वर्ग किलोमीटर का क्या है, इसका लगभग एरिया आता है, जिसके अंदर क्या कहता है, ये फैला हुआ है। इसको कहते हैं हम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में विकसित किया जाएगा। तो कौन सा राज्य आएगा, असम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 वर्ष बाद किस भारतीय एथलेटिक्स के कोच को आयु की ऊपरी सीमा के कारण क्या कर दिया, अपने पद से हटना पड़ा है। तो भारतीय सरकार के द्वारा पहला इतना लंबा कोच कम पीरियड किसका चला है, बहादुर सिंह जी का चला है, जिनको क्या कहते हैं 25 साल के लंबे पीरियड के बाद में इनको कोच की जो ऊपरी सीमा है, यानी इनकी जो सीमा है, यानी आयु सीमा है, वो कितनी हो गई है, 73 वर्ष हो गई है, क्या है, 73 वर्ष से ऊपर हो गई है, 75 वर्ष से समथिंग हो गई है। इस वजह से इनको क्या करना है, इनको इस पद से रिटायरमेंट ले लिया है, क्या है, रिटायरमेंट लेना है, हटना पड़ा है, रिटायरमेंट ले लिया है। इनके अलावा जो बहादुर सिंह थे, इन्होंने क्या कर दिया है, जो क्या है, भारतीय खेल प्राधिकरण साई है, उसने क्या कहता था 1998 में 1998 में क्या कहता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिया था, द्रोणाचार्य दिया था। उसके अलावा 1980 के अंदर इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था। और 1983 के अंदर इन्हें देश का जो बड़ा अवार्ड है पद्म श्री है, वो भी इनको मनोनीत दिया गया था। इनके ही साथ में इन्होंने क्या किया था, जो 2010 के अपने एशिया ओलंपिक एशियाई खेल थे उनमें पार्टिसिपेट किया। जो ब्राज़ील के जो ओलंपिक हुए थे, दोहा ओलंपिक, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो इनमें जो प्रदर्शन था देखते हुए क्या कहते हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन चल रहा था खिलाड़ी का, बट इनकी आयु की ऊपरी सीमा है 75 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, इस वजह से इनको कहते हैं रिटायरमेंट लेना पड़ा है। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा सब्सक्राइब में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। यदि कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपके जो डाउट है, क्वेरी, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, उसे डाउट है उसको बताने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।